Hello guys, question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5। ये सारे 5 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। आपको पता है कि एक्स्ट्रा फैक्ट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सो आपको लेक्चर में बने रहना है और पहले जितना भी हम लोग कर चुके हैं उसका रिवीजन करते रहना। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप का कौन सा देश है जो पार्ट नहीं है। क्वाड से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये 4 का सेंस देता है। आपको ये पता होना चाहिए क्वाड मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, डेका मतलब 10, ऑक्टा मतलब 8, है ना, 2 मतलब 22। तो ये पता होना चाहिए 4 नेशन है। 4 नेशन कौन सा है? एक अपना इंडिया है, दूसरा यूएसए है, तीसरा जापान है और चौथा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चौथा ऑस्ट्रेलिया है। ये चारों मिलकर क्वाड ग्रुप बनाते हैं। ये कब हुआ था? 2007 में। किसने स्टार्ट किया था? तो शिंजो एब ने। शिंजो एब उस वक्त के जापान में प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। इनका काम क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन में इनकी टेरिटरी में कुछ अगर अलग काम होता है, कोई देश आके कुछ अलग काम करता है जो कि वहाँ पे नहीं करना चाहिए, जैसे इनकी टेरिटरी में आके कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, वो कर रहा है, तो इसके अगेंस्ट में चारों मिलकर जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और साथ में बिजनेस वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होगा एक दूसरे के देश में, फ्री ट्रेड वगैरह करेंगे, टैक्स कम लेंगे, ये सब इन चीज़ों पे लोग ध्यान रखता है। ये क्वाड ग्रुप बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया देखो इस क्वाड ग्रुप का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, तो राइट आंसर कनाडा हो जाएगा। कनाडा इज़ द कंट्री विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द क्वाड ग्रुप। अब इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि एक एशियन ग्रुप होता है, ठीक है, एक होता है बिम्स्टेक, सुना होगा आपने, और ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, इसके मेंबर्स आ जाएंगे, इसका फुल फॉर्म आ सकता है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है वो आ सकता है, वो हम लोग कवर करेंगे। देखो एशियन का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, और साल का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल, यहाँ लिखता हूँ, फॉर रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। ठीक है, याद रहेगा। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में कहाँ? काठमांडू। चलो इतना तो पता चल गया आपको। अब हम लोग ये देखेंगे कि एशियन में कौन कौन से मेंबर हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया है कि क्वाड ग्रुप में कौन सा नहीं है, वैसे इसमें भी पूछ सकता है, बिम्स्टेक में भी पूछ सकता है, सार्क में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडिया सार्क का पार्ट है, क्या चाइना सार्क का पार्ट है। तो कब बता पाओगे? जब आपको पता होगा। तो आओ ये भी कवर करते हैं। देखो एशियन जो कंट्रीज़ है उसके लिए आप अभी मैप देख लेना। देखो म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, एक और छूट गया, वो कौन सा है? सिंगापुर। ठीक है, ये हमारे एशियन मेंबर हैं। याद कैसे करोगे? आप मैप देख के करो।
मैप जब देखोगे तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ है और ये हेल्प करता है। आपको ट्रिक पर नहीं जाना है, ठीक है। ट्रिक पे आप सिर्फ ये याद करोगे कौन सा देश है, लेकिन क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि इसका पड़ोसी देश कौन सा है, मैप बनाकर दे देगा कि ये देश कहाँ पर है। तो जब तक मैप नहीं देखोगे आपको आइडिया नहीं लगेगा। आप जब भी इसको याद करोगे तो मैप को देखते हुए करना है। आपको ऑक्सफोर्ड का जो एटलस है वो रखना ही रखना है। एशियन हो गया, उसके बाद बीमस्टेक। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश है, देखो बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट करते हैं। म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड, उसके बाद ऊपर आ जाओ नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड श्रीलंका। ये हमारे बिम्स्टेक कंट्रीज हैं। अब सार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है सार्क। सार्क में कौन कौन सा देश है, तो सार्क में साउथ एशिया है ना, तो नीचे से स्टार्ट करो। मालदीव, मालदीव है, श्रीलंका है, फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो जो ये मैंने लिखा है ना, आप ढंग से मैप देखना। श्रीलंका के पास मालदीव है, फिर ऊपर बढ़ोगे अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो उस तरीके से मैंने बताया, आप एक बार मैप देखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन लोकेटेड। जो हॉकी फेडरेशन है इंटरनेशनल, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ, लाओसेन में। ये हो गया। FIH का जो अभी हेड हैं वो कौन है, तो तैयब इकराम, तैयब इकराम। और अब ये पूछ दिया जाए कि इंडिया में जो हॉकी फेडरेशन है उसके हेड कौन है, तो दिलीप कीर्ति। मेन में कौन है, क्रेग फाल्टन। और अगर वुमेन टीम का पूछ ले कि वुमेन टीम का कोच कौन है, तो जानकी शॉपमैन, ठीक है। अभी जो FIH का वर्ल्ड कप जो हुआ था 2023 में, कहाँ हुआ, इंडिया। इंडिया में कहाँ हुआ, उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ, 2 सिटी, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर और राउरकेला। इसमें जीता कौन, तो जर्मनी, जर्मनी जीता। और ये तीसरी बार जीता है, 3rd टाइम। हराया किसको जर्मनी ने, जर्मनी ने हराया बेल्जियम को। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन द बुक चार चमन ड्यूरिंग द राइन ऑफ शाहजहां डिस्क्राइबिंग द मुगल नोबिलिटी। ऑप्शन ए अबुल डैजल, चंद्रभान ब्राह्मण, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम या मोहम्मद वारिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रभान ब्राह्मण। चंद्रभान ब्राह्मण जो थे ये अकबर के समय भी थे, फिर अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के समय पर भी थे, उसके बाद शाहजहां, शाहजहां के समय भी थे, और इसके बाद औरंगजेब। यहाँ गुलबदन बेगम देखो, इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था हुमायूं नामा। हुमायूं की बायोग्राफी है, किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी, हुमायूं की सिस्टर थी। अब जो शाहजहां है, यहाँ पे शाहजहां की बात हो रही है। शाहजहां के टाइम पे आर्किटेक्चरल डिजाइन पे खूब काम हुआ है। इन्होंने बनवाया था ताजमहल, सबको पता है। इन्होंने बनाया था लाल किला, ठीक है। और इन्होंने, लाल किला कहाँ है, दिल्ली में, और दिल्ली में इन्होंने बनाया था जामा मस्जिद, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होते हैं जामा मस्जिद में। लाल किला में एक मोती मस्जिद है, ये जो बनवाया है औरंगजेब ने, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि दिल्ली में जो लाल किला है उसके अंदर जो मोती मस्जिद है उसको किसने बनाया, औरंगजेब ने। लेकिन वही मोती मस्जिद जो आगरा में है उसको किसने बनवाया है, तो शाहजहां ने, ठीक है। और क्या बनवाया शाहजहां ने, लाहौर फोर्ट,
लाहौर का किला किसने बनवाया? शाहजहां ने बनाया। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। क्वेश्चन 4 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ओरिजिन एंड इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास्ड? इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट का ये मतलब है कि कितने साल के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स एक वुमेन कर सकती है। तो इस कंसेंट में इसका आंसर तो हो जाएगा 1891। इसमें क्या हुआ था कि 10 साल से 12 साल कर दिया गया था। ठीक है, और इसी को अपडेट किया गया है अभी, वो है पोक्सो एक्ट। ये क्वेश्चन आता है कि पोक्सो एक्ट कब? तो 2012 में। क्वेश्चन ये भी आता है कि पोक्सो का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, इसमें कंसेंट जो है वो 18 साल का रखा गया है। इतना हो गया। अब ये ध्यान रखना कि 1891 में वाइसराय कौन था। ऐसे ही आपको याद रखना है, जब भी ऐसा कुछ पढ़ते हो तो उस ईयर में वाइसरॉय कौन है ये आपको याद रखना है। इवेंट बेस्ड वाइसरॉय याद करोगे तो याद रहेगा, अदरवाइज आप याद ही करते रह जाओगे। तो वाइसरॉय जो थे 1891 में, वो कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, इस तरीके से आप 1856 में याद रखो, 1882 में, 1878 में, 1885 में। ये आज इतना याद कर लो। 1856 में क्या आया था? वीडो रीमैरिज एक्ट। 1856 में कौन था? 1856 में ये याद रखना कि डलहौजी था। डलहौजी के टाइम पे ये पास हो गया था, लेकिन जो ये लागू हुआ वो हुआ था कैनिंग के टाइम पे। कैनिंग के टाइम पे ये इनेक्ट हुआ। ठीक है, लागू हो गया। 1882 में कौन थे? लॉर्ड रिपन। इन्होंने क्या किया था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की थी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे हमारा पंचायत वगैरह है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वैसे ही पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया। 1878 में लॉर्ड लिटन। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट इन्हीं के समय पे आया था। इसमें क्या था कि आप अपनी भाषा में न्यूज़पेपर नहीं लिख सकते हो, कोई बंद कर दिया गया था। और उसमें ये भी कहा गया था कि अगर कुछ वैसा पाया गया कि कुछ गलत है तो वो पब्लिश ही नहीं होता था। पब्लिश होने से पहले वो लोग चेक करते थे, कुछ वैसे हमारे अगेंस्ट में तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि क्रांतिकारी लोग थे, वो लोग खूब लिखते थे अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में। तो लोग बोलते थे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिर उसको पब्लिश होने देंगे। तो ये था, बहुत ही गंदा एक्ट था ये। ठीक है, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन के टाइम पे। 1825 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कौन था उस वक्त? हार्डिंग। हार्डिंग नहीं, डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। तो इस तरीके से आपको वाइसरॉय धीरे धीरे कवर हो जाएगा इवेंट वाइज। विडो मैरिज एक्ट कब आया था? तो 1856 में। लॉर्ड रिपन ने 1882 में क्या किया था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1878 में लॉर्ड लिटन, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। 1825 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और डफरिन जो था वाइसरॉय था। इस तरीके से आपको याद करना है वाइसरॉय। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट गुड? Non-rival in consumption and non-excludable, a good that is consumed by a single person or household, a good that is available to everyone to consume regardless of who pays for it and who does not. अब आप ये देखो कि प्राइवेट की बात हो रही है। प्राइवेट कब होगा? जब कोई कंज्यूम करेगा, कहाँ पे? सिंगल पर्सन का यहाँ पे देखो जिक्र है ऑप्शन बी में, और यही राइट आंसर हो जाएगा। अ गुड दैट इज कंज्यूम्ड बाय अ सिंगल पर्सन और हाउस होल्ड। कभी भी प्राइवेट होता है आपका कोई चीज़, कहते हो ना ये मेरे घर का प्राइवेट मामला है, तो वो घर की बात हो गई, हाउस होल्ड। और ये सब सिंगल पर्सन, जब मैं खुद की बात होती है तब भी प्राइवेट होता है। तो उस तरीके से हम लोग ये इसको सेंस बैठा सकते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसमें आप याद रखना कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ को। ठीक है, एडम स्मिथ की एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। यही मैं पूछ दूं कि फादर ऑफ
इंडियन इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, तो आपका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य बोलो या चाणक्य बोलो या विष्णुगुप्त बोलो, ठीक है, ये तीनों अलग अलग नाम है एक ही पर्सनालिटी के। तो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। इंडिया की बात हो, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स तो कौटिल्य, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो एडम स्मिथ। अब ये ध्यान रखना, अमर्त्य सेन ये हमारे इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं जो कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे इन्होंने बहुत काम किया हुआ है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। कब? तो 1998 में। और जस्ट एक साल बाद 1999 में इनको मिला भारत रत्न। क्वेश्चन ये आजकल आ रहा है कि कब किसको भारत रत्न मिला, कब किसको नोबेल प्राइज़ मिला, जो फेमस पर्सनालिटी है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। चलो, आज की थी हमारी ये क्लास, कैसी लगी आपको बताना है। और जो मेरा एम है कि आपको जो फैक्ट का कलेक्शन मैं बहुत सारा करवा दूंगा, वो हो रहा होगा, आपको बस प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। चलो, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।